presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। कुछ दोस्त गोरखपुर के एक होटल में एक कमरे में थे, तभी पुलिस आई और पूछताछ करने लगी। इसके बाद क्या हुआ उसे लेकर दावे और आपत्तियां होते रहेंगे, लेकिन ये तथ्य है कि मनीष गुप्ता की जान चली गई। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। और बड़ी खबर में आज आपको बताएंगे कि मनीष गुप्ता और उनकी तरह दूसरे बेगुनाहों की कहानी क्या है जो पुलिस द्वारा मार डाले जाते हैं। और फिर शुरू होती है लीपापोती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में से एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि इस चीज का फर्क पड़ता है कि मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, बिल्कुल योगी पड़ता है इस चीज आदित्यनाथ का। की, मायावती की, अखिलेश की, प्रियंका गांधी, दावेदार कौन है या कौन हो सकता है? बिल्कुल इस चीज का बहुत पड़ता है बड़ा फर्क? देखो जी, फर्क ये पड़ता है, जो पहले मायावती थी मुख्यमंत्री, अच्छा शासन चलाया, बहुत बेहतरीन शासन फिर हार चलाया। क्यों गई? हार ये गई, उनके कर्म अच्छे नहीं थे। मतलब कर्म अभी का अच्छा शासन चलाया? अच्छा न सुनो, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हाँ। लखनऊ में जाकर तो तमाम दुनिया भर के जो हाथी बनवाए दिए हैं, वो ले गए। सीमेंट बेचारे को, किसान की किसी की एक हैसियत है, एक तो 50 बीघे जमीन जोत रहा है, एक 5 बीघे जोत रहा, मकान बनाएगा अपना, पहला गारे से चल रहा, सीमेंट लेकर जाएगा, सीमेंट का ग्रोथ इतना बढ़ गया, इतना रिजल्ट उसका हाई हो गया था, उसका खरीदा नहीं जा रहा था, उसका सीमेंट महंगा हो गया। सीमेंट महंगा हो गया, तो सीमेंट महंगा होने का कारण वही था। और सुनो, एक बात और है, ये गांव के जो दलित लोग होते हैं, जो एससी में जो आते हैं, हालांकि एससी को उन्हें कुछ खास कुछ नहीं दिया, जो अपने भारी भरकम होते हैं, जैसे जाट हैं, यादव हैं, पंडित हैं, और भी काफ़ी लोग होते हैं जो किसान से जुड़े हुए हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनके घर खेतों में आकर नुकसान करना ज़्यादा कहते थे तो तुरंत एससी एक्ट लग जाती थी। वो इसलिए तो हम खेत में से डांट भी नहीं सकते, जातिवाद को बढ़ावा दिया। जातिवाद को बढ़ावा दिया था, इसलिए फेल हुई। तो शासन में अच्छा था कानून व्यवस्था व्यवस्था बढ़िया थी, पर एक जाति और जातिवाद को बढ़ावा। देखो, गन्ने का रेट भी उसने सबसे ज्यादा बढ़ाया था। हाँ? गन्ने का रेट भी मायावती ने सबसे ज्यादा बताया, ये सब भाई बंधु बता देंगे इस चीज को। पर जीती नहीं फिर भी। अखिलेश यादव का कैसा रहा? अखिलेश यादव का ऐसा, अखिलेश यादव भी माइंडेड लड़का है, अच्छा समझदार है, होशियार है। अरे सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव भी अच्छा माइंडेड, अच्छा ऐसा नेता होना चाहिए जैसा कि अखिलेश है। पर वो जो घर का एक मुखिया होता है ना, बड़ा मुखिया, हाँ। और बड़ा मुखिया किसी मुखिया से जुड़ा हुआ हो, हाँ। बिरादरीबाजी जो मामला आ जाता है, हाँ। आप योग्य आदमी है, आप तो सब बात समझते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं समझ गया, थोड़ा खोल के बताइए। ये वो थोड़ा सा मोमडनबाजी पक्ष में ज्यादा आए गए अखिलेश यादव। हाँ। उन्होंने ये नहीं देखा कहाँ क्या हो रहा हैं क्या? आजम खान कर गए उनके। आजम खान कर गए। हाँ। अब ऐसा होता था, मान लीजिए अपन बाइक लेकर जा रहे हैं, कोई मुसलमान का बच्चा भी, आगे साहब कांस्टेबल खड़े हैं 4, हाँ। रोक ली, हेलो, हाँ भैया, बस देखिए यार, फोन ये खड़ा है, ये जो सही लैंग्वेज में बात कर रहे हूँ, उन्होंने कहीं देखा ये खड़ा है वो पुलिस वाला, कोई नहीं यार, मन तो इकबाल के आदमी है, छोड़। थाना अध्यक्ष भी ऐसा कुछ कहता है, चित हो जाते थे। चित हो जाते थे। जी बिल्कुल। सभ्य का अर्थ है कि रक्शे वाले के सामने एक ऐसा है कि कोई पावर नहीं और थी। हमारा किसान, ठीक है, हमारा किसान खेती से जुड़वाया, उसे बस खेती की बात लगती है। क्यों? किसान और जवान देश के दो ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे वो कर देंगे। एक जवान वैसा है जो सरहद पर पड़ा है, एक किसान वो है जो धूप में, देखो हम भी खेत की जुताई बुताई कर खाए, इतना करो। क्यों? क्योंकि इससे सबका उत्पादन है। एक किसान अपने घर ढोर पाल लिया, दूध दे रहा, एक किसान का बच्चा जो खेती कर रहा, एक उसी किसान का बच्चा एक अच्छी नौकरी कर रहा, कोई IPS है, कोई बाहर है, उसके बच्चे भी तो दूध पीते होंगे कहीं, उसकी पैदावार भी तो किसान कर रहा। दूध एक ऐसा अमृत है, हाँ। उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। तो आपने हमको बताया मायावती का शासनकाल कैसा रहा। अखिलेश यादव फिर क्यों आ रहे? इसी मोहम्मदबाजी के चक्कर में आपके हिसाब से? नहीं, एक चीज और भी, अखिलेश आइए थोड़ा, ये बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं भाई साहब। नाम फिर से बताइए। विपिन चावल। विपिन चावल। हाँ, देखो बैठे भी एकदम बिल्कुल गुरुजी वाली मुद्रा। तो अब योगी आदित्यनाथ का जैसे 4.5 का शासनकाल रहा, वो कैसा रहा? योगी आदित्यनाथ का स्टार्टिंग जो हुई थी साहब, खरगोश वाली चाल थी। खरगोश वाली चाल। हाँ। जिस समय योगी जी ने अपने जो है मुख्यमंत्री पद पर आए थे, शपथ ग्रहण करी थी 17 में। हाँ, तो ये संभल पड़ता है, यहीं बराबर में चूल्हे बंद हो गए थे मोमडनों के। चूल्हे बंद हो गए? हाँ। क्यों? संभल बंद हो गया था। संभल बंद इसलिए हुआ था, उसे ये पता थी ये योगी आ गया, योगी जिसे योगी कहते हैं, ये दुनिया में तहलका मचा देगा, मुसलमानों को कटवा देगा, ये करवा देगा, वो कटवा देगा। हाँ, अरे ऐसे कैसे कटवा देंगे भाई? सुनो जो बात है, हाँ। ये करवा देगा,
कोई गंदा कोई किस अरे वो तरीके का भी संविधान crime नहीं- सम्मत पद पे बैठे हैं, ऐसे कैसे कटवाएंगे? किसी धर्म को नहीं कटवाएंगे। उन्हें डर था। इनमें भ्रम फैलाया गया इन्हीं के उन्हें डर नेताओं इस से। चीज़ का आएंगे, था, हाँ। उनका जो गंदा क्लेम चल रहा था उसकी अरे जो है अखिलेश के टाइम क्लेम चल रहा था वो बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ। ओवरलोडिंग बंद हो गया। ओवरलोडिंग बंद हो गया। सब जितना भी काम था सब दायरे में हो गया। हाँ, ये था। फिर सरकार में हम कमी नहीं बता रहे, सरकार में एक ही कमी बता रहे हैं। एक बात पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ किसान पे ध्यान नहीं दिया। किसान पर ध्यान। और देखो इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए। हाँ। 25 रुपये 4.5 साल में मेंटेनेंस को देखते हो क्या हुआ। अच्छा, अब आप एक बात बताओ हमको। एक पहले पार्टी और यहाँ होती थी कांग्रेस, कांग्रेस उसका क्या हाल है? कांग्रेस तो प्रियंका गांधी की कुछ थोड़ी बहुत होर्डिंग भी लगी थी सड़क पे। लगी हुई है आचार्य जगह प्रमोद जगह। कृष्णम यहीं के हैं पास के। आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी हाँ, लोकसभा यहीं से चुनाव हुई थी, में। यहीं से ये हुई थी। पास भी है चौड़ा। यहीं पास ही है। एचोड़ा कम्बो। दिसंबर में डांस चालू हो जाएगा वहाँ पे। दिसंबर में डांस चालू हो जाएगा, मतलब जरा विस्तार से बताइए इसको। विस्तार से वहाँ जो है अपना उनका जो एक्ट्रेस जन्मभूमि आएंगी। है हाँ। चौड़ा कम्बा में, वहाँ से जन्मभूमि है उनकी। वो कांग्रेस वो जितने भी सेलिब्रेट हैं ज़्यादातर वो वहाँ पे आते हैं। क्या आप बोले थे एक्ट्रेस आती हैं? हाँ, हेमा मालिनी भी काफी बार आई है यहाँ। परफॉर्मेंस होती है। हाँ, अच्छा, तो आप बोले दिसंबर से डांस चालू हो जाएगा। हाँ, डांस चालू हो यहाँ पे उन्हें कोई दिन में नहीं यज्ञ पूछता है, होता है, बाहर रात जाके को यहाँ दिन कोई में नहीं तो पूछता, भक्ति, यहाँ कोई नहीं मतलब पूछता। दिन में यज्ञ होता है, भगवान की पूजा की जाती यहाँ पे है उन्हें और राम रात राम को करने ये वाला बड़ी भी बड़ी नहीं है। एक्ट्रेस आके डांस होता है। डांस। हाँ, काफी लोग देखने जाते हैं। किसान का तो मेन मुद्दा यही तो है कि कांग्रेस का क्या हाल है फिर? कांग्रेस का तो इस समय कांग्रेस में कोई लीडर ही नहीं है। लीडर ही नहीं। तो अब ये चार प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस। अब 2022 में फरवरी मार्च में आप बटन दबाने जाओगे, आपने सबकी खूबियां भी बता दी और कमियां भी बता दी, तो फिर वोट कैसे तय करोगे गुरु? वोट तो गुरुजी वो हम उस समय तय करेंगे। अपने हमारे मन में दबा हुआ है कि हमें अरे, सयाना वोटर है, हैं? भाई किसान का बच्चा हूँ, किसानी में पैदा हुआ हूँ। मुझे जहाँ लो होश है और अपने अब भी मैं किसानी में ही हूँ। पर आप बहुत ज्ञान की बातें करते हो, बिल्कुल आप एक बार आप फालतू बात मैं नहीं करते। आपको भी न्यूज पे देखता रहता हूँ। आप भी महानों में महान हो। अरे बाप रे! आप भी महानों में महान हो। चलो घर चलो। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी जो पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। हमसे मिलिए, हमें बताइए, फीडबैक दीजिए कि हम अपनी कवरेज को किस तरह बेहतर करें। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही बनाई। 29 सितंबर को वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली आया हूं लेकिन मकान खाली करने आया हूं, लेकिन 29 को वो मिले अमित शाह से। आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर के बाहर देखे गए, उनकी तस्वीरें आई। अब घर के बाहर दिख रहे हैं तो अंदर जाके मिले भी होंगे। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो मिले। अटकल ये भी लगाई गई कि कैप्टन प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। जब प्रेस ने पूछा कि एनएसए से मुलाकात क्यों, तो कैप्टन ने कहा कि वो भले पंजाब के मुख्यमंत्री न रहे हों लेकिन अभी भी पंजाब के बारे में सोचते हैं। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है जहां लगातार अलग अलग तरीकों से स्मगलिंग के प्रयास हो रहे हैं। ड्रोन्स का नाम लिया कैप्टन ने। इस बाबत उन्होंने कहा कि एनएसए से बातचीत करने गए थे। कैप्टन ने आज ये भी साफ कर दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। बकौल कैप्टन उनका बहुत अपमान हुआ और जब पार्टी भरोसा नहीं करती तो उसमें रहने का क्या मतलब। कैप्टन ने शिकायत की कि पार्टी में बुजुर्गों को इज्जत नहीं मिल रही। कैप्टन ने यह भी जोड़ा कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, अभी सोच रहे हैं कि करना क्या है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि कैप्टन अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। टीवी पर सूत्रों के हवालों से यह भी खबर चली कि पंजाब के कुछ विधायक कैप्टन के संपर्क में भी हैं। उधर कांग्रेस सिद्धू को मनाने में लगी हुई है और सफल होती दिख भी रही है। उन्होंने आज ट्वीट करके बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें चंडीगढ़ के पंजाब भवन में बातचीत के लिए बुलाया। सिद्धू इस मुलाकात के लिए गए भी। शाम तक खबर आ गई कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और सुलह के लिए एक फॉर्मूला तैयार हुआ है। कांग्रेस की बात चल रही है तो एक और अपडेट। हमने 29 सितंबर को आपको बताया था कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी को एक खत लिखकर पार्टी में सुधार की मांग की थी। कह रहे थे वो कि G23 नेताओं के खत में लिखी बातों पर ध्यान दिया जाए, अमल हो। सिब्बल का कहना था कि उनकी मंशा पार्टी को बेहतर करने की थी। इसके बावजूद उन्हें पार्टी के अंदर से ही विरोध झेलना पड़ा। देर शाम सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्विटर पर बताया कि इन कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर और अंदर टमाटर फेंके, सिब्बल की कार को भी नुकसान पहुंचाया। मनीष तिवारी के साथ साथ शशि थरूर और गुलाम नबी आज़ाद ने भी सिब्बल के घर पर हुए प्रदर्शन और इस तोड़फोड़ की निंदा की है।
दूसरी सुर्खी का संबंध पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से है। आज भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। भवानीपुर में खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी लड़ रही हैं। वो यहां से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। उनका घर माना जाता है ये इलाका। पिछले बार नहीं लड़ी थी, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से लड़ी थी। भाजपा ने भवानीपुर में प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि इस उपचुनाव को टाल दिया जाए, क्योंकि पार्टी के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं खत्म हो गई थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस दलील को दरकिनार किया और चुनाव कार्यक्रम के हिसाब से हुआ। इतना जरूर हुआ कि 29 सितंबर के रोज चुनाव आयोग ने भवानीपुर में पहले से तैनात सुरक्षा बलों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 और कंपनियां तैनात करने का आदेश दे दिया। वोटों की गिनती होगी इन तीनों सीटों पर 3 अक्टूबर को। तीसरी सुर्खी आज बनाई भारतीय वायुसेना ने। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आज भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष बन गए। उन्होंने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह ली है, जो आज सेवानिवृत्त हो गए। वायुसेना से ही जुड़ा एक और अपडेट है जो परेशान करने वाला है। वायुसेना के एक अधिकारी ने एक साथी अफसर पर रेप का इल्जाम लगाया है। इसके बाद 26 सितंबर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख को कोयम्बटूर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वायुसेना अधिकारी का कहना है कि उन्हें रेप के बाद ब्लैकमेल किया गया और बहुत प्रेशर दिया उनके ऊपर, उन्हें धमकाया गया। उन्होंने कहा कि उनका 2 फिंगर टेस्ट भी हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। परेशान करने वाली बात यह है कि इस अधिकारी ने जब ये बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई तो उन्होंने शिकायत न कराने और अमितेश पर लगाए आरोप वापस लेने के लिए कह दिया। 29 सितंबर की रात जाकर पीड़ित जब निराश हो गई तो उसने ऑनलाइन FIR दर्ज कराने का फैसला लिया। इंडिया टुडे वेबसाइट पर छपी प्रमोद माधव की रिपोर्ट बताती है कि अदालत में वायुसेना ने यह कहा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख पर एयरफोर्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि कोयम्बटूर पुलिस का कहना यह है कि पीड़िता पुलिस के पास आई ही तब जब वो वायुसेना से मायूस हो गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग ने कहा कि वायुसेना के डॉक्टर्स ने पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करके उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन किया है। इस बाबत आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने वायुसेना को एक पत्र लिखकर मांग की है कि वायुसेना के डॉक्टर्स को सही ट्रेनिंग दी जाए। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की ये लाइन याद होगी आपको। अपराधियों को ठोकने यानी उनका एनकाउंटर कर देने को सही बताते हुए उन्होंने ये बात कही थी। योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी की मीडिया के एक धड़े ने खूब तारीफ भी की थी। कहा गया कि देखो सीएम योगी कितने सख्त हैं क्राइम को लेकर, और मुख्यमंत्री से फुल समर्थन मिला तो फिर एनकाउंटर्स को आतुर पुलिस को और चाहिए क्या था। धड़ाधड़ एनकाउंटर्स हुए। जब बंदूक नहीं चल पाई तो मुंह से ठाए ठाए की आवाज़ निकाल कर एनकाउंटर्स हुए। लेकिन इतनी खुली छूट में पता ही नहीं चला कि कब पुलिस वाले अपनी भूमिका भूल कर लाइन की दूसरी तरफ चले गए, खुद अपराधी बन गए। अपराधियों के बजाय आम लोगों के साथ ही अपराधियों सा सुलूक करने लगे। आप उस पुलिस का चरित्र सोच कर देखिए जो सिर्फ आई कार्ड न दिखाने पर पीट पीट कर हत्या कर सकती है। हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं जो इस तरह से चेकिंग कर रहे हैं। इतनी सी बात कहने पर किसी आम नागरिक की जान ले ली जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में ऐसा कह देने वाले 35 साल के युवक को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, इतना ज्यादा कि उसकी मौत हो गई। फिर पिटाई के आरोपी पुलिस वालों को बचाने में जिले के पुलिस कप्तान और DM लग गए। SSP कहते हैं कि बेड से गिरने की वजह से मौत हुई। स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन देखिए यहाँ कितना है। सूबे के ADG कहते हैं कि भगदड़ में गिरने की वजह से मौत हो गई। ऐसा लगता है कि पूरा पुलिस सिस्टम अपने अंदर के अपराधियों को बचाने में लग गया है। बात दबाने की कोशिश होती है और दबती नहीं है तो कार्रवाई के नाम पर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो असल में हुआ क्या, ये पूरा मामला शुरू से समझते हैं। मनीष गुप्ता 35 साल की उनकी उम्र थी, कानपुर के रहने वाले, 4 साल के बच्चे के पिता। कारोबारी बताए जा रहे थे, कहीं कहीं प्रॉपर्टी डीलर भी लिखा जा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन से पहले नोएडा में किसी प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे। लॉकडाउन में कानपुर चले गए। मनीष के परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि 4 महीने पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे और लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हालांकि उनके साले ने ललन टॉप को बताया कि वो सिर्फ PM मोदी को पसंद करते थे, किसी पार्टी में नहीं थे। खैर, यहाँ उनके राजनीतिक रुझान मायने नहीं रखते। तो मनीष अपने दोस्त हरवीर सिंह और प्रदीप चौहान के साथ 27 सितंबर को कानपुर से गोरखपुर गए। कहा जा रहा है कि वो ये देखने गए थे कि गोरखपुर कितना सच संवर रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। मतलब कहिए कि वो घूमने फिरने गए थे, अभी तक जितनी जानकारी है उस हिसाब से। मनीष अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके के होटल कृष्णा पैलेस में रुके थे। कमरा नंबर था 512। 27 सितंबर की रात करीब 12 बजे रामगढ़ ताल थाने की पुलिस
होटल में पहुंची। इसमें इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और इंस्पेक्टर अक्षय मिश्र थे। कुछ सिपाही भी साथ थे। कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर खुलवाया गया। साथ में होटल का रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ भी था। पुलिस वालों ने कहा कि चेकिंग हो रही है, आईडी प्रूफ दिखाइए। हरवीर और प्रदीप ने तो अपनी आईडी दिखा दी। एक तस्वीर भी आई जिसमें पुलिस वाले होटल के कमरे में दिख रहे हैं। उस वक्त मनीष सोए हुए हैं। खबरों के मुताबिक उठाए जाने पर मनीष ने कहा कि ये कौन सा समय है चेकिंग करने का, क्या हम लोग आतंकवादी हैं। आरोप है कि इतनी सी बात पर पुलिस वालों ने मनीष के साथ मारपीट शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट की पुष्टि हुई है। मनीष के शरीर पर 4 गंभीर चोटों की जानकारी मिली है। उनके सिर में 5 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का घाव भी है। इसके अलावा दाहिने हाथ में डंडा मारने के निशान हैं। बाईं आंख और कई जगह पर हल्के चोट के निशान मिले। पीटने के बाद पुलिस वाले मनीष को होटल से ले गए, फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए और यहां मनीष को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि जब पुलिस वाले पिटाई कर रहे थे तो मनीष ने घर फोन किया था, मदद मांगी थी। सुनिए परिवारजनों को। वाजपेयी जी हैं, उनके भांजे, उनको किया था फ़ोन और उन्होंने कहा था कि हमें परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा और बहुत परेशान कर रही है पुलिस और देखो ज़रा कुछ हो सकता हो तो, बस ये कहा है। उसके बाद फ़ोन कट गया है। बस इतनी बात हो पाई थी? हाँ, बस 10 सेकंड या 20 सेकंड शायद बात हुई है, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई है। अच्छा, और उसके बाद अगली खबर क्या मिली? अगली खबर मिली कि इनके पति इंजर्ड हैं, आप आ जाइए जल्दी से। फिर 4 बजे मृत घोषित करके बताया गया कि मर गए, ख़त्म हो गए। और उसके बाद फिर आप लोग पहुँचे वहाँ पर? हम लोग पहले नहीं पहुँचे हैं। हमारी सिस्टर, हमारे पिताजी, सिस्टर के ससुर साहब और हमारा भांजा, ये 4 लोग पहले गए थे। ये लोग करीबन 11 बजे पहुंच गए थे वहाँ पर गोरखपुर में। मनीष की मौत की जानकारी परिवार वालों को लगी तो मनीष की पत्नी मीनाक्षी गोरखपुर गई। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या की एफआईआर लिखवाई। कार्रवाई के लिए थाने के बाहर धरना दिया, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय मामले में लीपापोती की कोशिश की। वो वीडियो आया जिसमें एसएसपी और डीएम परिवार को केस दर्ज नहीं कराने के लिए मना रहे हैं। डीएम विजय किरण आनंद कह रहे हैं कि वो बड़े भाई के नाते समझा रहे हैं कि सुलह कर ली जाए। देखिए ये वीडियो। मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। उसने बताया ना कि क्यों हुआ है, तो रीजन तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बाहर मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। गोरखपुर के एसएसपी ने शुरुआती जांच में इसे बिस्तर से गिरकर हुई मौत का मामला बताया था। जब विवाद गहराने लगा तब जाकर 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में 3 लोग नामजद हैं और 3 अज्ञात हैं। सोचिए, पुलिस ही अपने ही डिपार्टमेंट के उन लोगों को नहीं जानती जो उस दिन होटल में गए होंगे। अज्ञात रामगढ़ताल एसओ जगत नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्र और सब इंस्पेक्टर विजय यादव का नाम लिखा गया है। बाकी 3 आरोपी हैं, सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार। ये 6 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं आई है, फरार बताए जा रहे हैं। अब जिस बात का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि एनकाउंटर्स की छूट से कैसे पुलिस वालों की भूमिका ही संदिग्ध होती है, उसका उदाहरण है इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह। जगत नारायण सिंह पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल गोरखपुर के बांसगांव में इंस्पेक्टर रहते उन्होंने शुभम नाम के एक आरोपी को एक मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में शुभम की भी मौत हो गई थी। परिवार वालों ने पुलिस पर पीट कर हत्या कर देने का आरोप लगाया था। इसी साल अगस्त में सिकंदर नाम के युवक को मुठभेड़ में पकड़ने का दावा किया इन्होंने, उसे गोली मारी गई थी। खबरें ये भी हैं कि उस पर कोई गंभीर आरोप नहीं था। और भी कई कथित आरोपियों को गोली मारने के मामले में इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का नाम आता है। हालांकि डिपार्टमेंट ने गोली मारने या पीटने को जगत नारायण सिंह जी की कला और काबिलियत समझा। उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ। सिपाही से प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच गए, यानी उनकी भूमिका जांचने के बजाय उन्हें इनाम दिया जाता रहा। मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस के आला अधिकारी नारायण सिंह और बाकी आरोपियों की तरफदारी करते दिखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस की तरफ से गिरने से चोट वाली थ्योरी दी जा रही है। एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि भगदड़ में गिरने से चोट लगने की जानकारी मिली है। एक होटल में चेकिंग कराई गई, जो आदेश वहाँ के एसएसपी के एक जनरल आदेश के तहत की जा रही थी। वहाँ एक कमरे में 3 व्यक्ति थे
2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। अगर इस मामले पर इतना बवाल नहीं होता तो शायद अब तक पुलिस इसे रफा दफा कर चुकी होती, लेकिन विपक्षियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात की और न्यायिक जांच की मांग कर दी। इधर समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मृतक मनीष की पत्नी ने क्या कहा, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने आई। उन्होंने मेरी जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान पूर्ण रूप से करा है। जैसे कि मैंने अपनी सरकारी जॉब की विनती रखी थी कि मेरे घर पे अब कमाई का कोई स्रोत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से वो प्राप्त होगा। उन्होंने तुरंत केडीए में मेरी नियुक्ति करवा दी है। दूसरा, जैसे कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो लोन वगैरह है उसको ऋण करने के लिए कुछ राशि चाहिए थी, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए आप अभी ले लीजिए, बाकी का हम कर देंगे। जैसे कि अब एक और भी मांग रखी थी हमने सीबीआई की, तो उन्होंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, मैं सीबीआई जांच कर दूंगा। मुझे बहुत अच्छी बात सीएम जी की लगी। उन्होंने एक मुखिया की तरह मेरे घर का फ़ैसला किया, मेरी समस्याओं का फ़ैसला किया। वो ये था कि मुझे उनसे कहना नहीं पड़ा ये केस ट्रांसफ़र कर दीजिए कानपुर या लखनऊ। उन्होंने खुद ही बोला कि मैं आपका केस कानपुर ट्रांसफ़र करता हूँ और एक टीम भी नियुक्त करता हूँ जिससे आपकी केस की जांच निष्पक्ष रूप से हो। साथ में आप यहाँ पास में रहेंगी तो आपकी देखरेख में सही से केस की जाँच हो पाएगी। तो परिवार मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट है, लेकिन दिल ऑन टॉप से बातचीत करते हुए परिवार ने यह कहा कि मुख्यमंत्री से वो ये एक रिक्वेस्ट करना भूल गए थे जो प्रेस के माध्यम से वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं। सुनिए। मैं एक बात कहना भूल गई थी सीएम जी से कि पहले जो हम लोग ने एप्लीकेशन दी थी उसमें 6 लोगों के नाम दर्ज थे, ठीक है। वहाँ पे वो एप्लीकेशन ली नहीं जा रही थी, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, तो मैंने फिर उसमें से 3 नाम हटाए थे जो कि किसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा था वहाँ की पुलिस की वजह से। वहाँ जी हाँ, वहाँ की जो डीएम थे और एक महोदय और थे, मैं बता चुकी, एसपी थे और डीएम थे। उन्होंने हम लोग से कहा था कि ऑन ड्यूटी लोगों का हम नहीं कर सकते, तो ऐसे ही करके वार्तालाप बहुत आ रही थी। उस समय हमें ये था कि हमें मनीष को लेके भी आना है, उनका शव लेके भी आना है और अपना जो एफआईआर है वो भी दर्ज करानी है। तो फिर मुझे लगा कि हम 3 लोग का नाम देके एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वो एक कदम मैंने बढ़ा लिया था। लेकिन अब मैं आप लोग के थ्रू सीएम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी मैं मिली थी आपसे, लेकिन ये बात कह नहीं पाई। तो 4 दिन बाद ये मामला भी खबरों से गायब हो जाएगा, जैसे पहले कई और मामले हो गए। सवाल ये बनता है कि पुलिस को ये हिम्मत आती कहाँ से है कि वो किसी निर्दोष की पिटाई कर देगी, हत्या कर देगी और फिर किसी झूठी कहानी के सहारे बच भी जाएगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये होता भी है। योगी सरकार बनने के बाद कितने इनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठे, उन्हें फर्जी बताया गया। पुलिस वालों की भूमिका पर संदेह रहा, लेकिन कार्रवाई के मामले दिखेंगे तो कम ही मिलेंगे। योगी सरकार बनने के बाद पिछले साल तक 6000 से ज़्यादा पुलिस ऑपरेशंस हुए। इनमें 119 लोगों की मौत हुई, जबकि 2258 जख्मी हुए। इन एनकाउंटर्स पर हर तरफ से सवाल उठे। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी एनकाउंटर्स में मौतों को लेकर कई नोटिस यूपी सरकार को दिए हैं, लेकिन यूपी सरकार अड़ी रही कि वो जो कर रही है सही कर रही है। और ऊपर से मुख्यमंत्री की वो टैगलाइन तो थी ही कि जो अपराध करेंगे वो ठोक दिए जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस को ही न्याय करना है तो फिर कोर्ट्स क्यों हैं? पुलिस कस्टडी में मौतों के मामले में भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। संसद के मानसून सत्र में सरकार से पूछा गया कि कितने आरोपियों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तब बताया था कि पिछले 3 साल में 348 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, जबकि न्यायिक हिरासत में 5221 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 3 साल में 23 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बाकी प्रदेशों के पुलिस सिस्टम में सब कुछ ठीक है,
ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चिंता जायज़ है कि इनकाउंटर्स का नॉर्मलाइजेशन जगत नारायण सिंह जैसे अफसर ही पैदा कर सकता है। अब वक्त है इस मामले में कू की राय लेने का। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था कि क्या योगी सरकार में पुलिस तंत्र के जुल्म बढ़े हैं? हाँ और ना कहने वालों का प्रतिशत आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। को पर हम आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShow के साथ कू करके भी बता सकते हैं, हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। ये था आज का दी ललन टॉप शो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए दी ललन टॉप।